हेलो स्टूडेंट्स। सो आज के लेक्चर वीडियो में हम लोग जो चैप्टर करेंगे उसका नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये वीडियो खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑब्जेक्टिव्स याद नहीं रख पाते हैं। बिहार बोर्ड में 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के लिए बहुत बार स्टूडेंट्स रट्टा मारते हैं और एग्ज़ाम के टाइम में भूल जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे याद रखना है कि आप उसको भूले नहीं और इजीली आप उसे सॉल्व कर पाए, ये हम इस वीडियो में समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि इन सारे क्वेश्चंस को आप देख लें, उसके बाद ही किसी क्वेश्चंस को देखें। हालांकि सारे क्वेश्चंस इसमें कवर करने की कोशिश की गई है जो भी इम्पॉर्टेंट है, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें बहुत सालों से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में इस सारे लिस्ट में से क्वेश्चंस में से पूछे गए हैं। तो बड़े ध्यान से समझिएगा। जो हमारा पहला क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस का मतलब हुआ कि हमारे जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है, इट मीन्स कि वे सारे ऑर्गेनाइजेशन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो ट्रांजैक्शंस होती है वो कैसा होता है। कैश होते हैं, क्रेडिट होते हैं, कैश और क्रेडिट दोनों होते हैं या नॉन ऑफ दिस। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन सारे ऑर्गेनाइजेशन में जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो कैश ट्रांजैक्शन होते हैं। कैश ट्रांजैक्शन होने का रीज़न है क्योंकि ये सारे ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बनाया गया है, ये बल्कि ये सोशल वेलफेयर के लिए बनाया गया है। सो इसमें जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो ट्रांजैक्शंस वही ट्रांजैक्शंस होते हैं जो सोशल वेलफेयर के लिए ज़रूरी है, और इसमें केवल कैश ट्रांजैक्शंस ही होते हैं। तो पहला का आंसर है कैश। सेकेंड, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज। रिसीप्ट्स और पेमेंट अकाउंट क्या है? ऑप्शन है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल एंड नॉन ऑफ दिस। सो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं ये जानने के लिए कि हमारे बिजनेस में कितना कैश आ रहे हैं और कितने पैसे जा रहे हैं, मतलब पैसे आना और जाना। तो जितने भी रिसिप्ट्स है उसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं और जितने भी पेमेंट्स है उसको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। इसका मतलब कि इसे बनाने के लिए हम लोग जिस रूल को फॉलो कर रहे हैं वो है रियल अकाउंट का रूल। इसका मतलब रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो क्या है, तो वो हमारा रियल अकाउंट है, क्योंकि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर टू नो द कैश रिसीप्ट्स एंड कैश पेमेंट ऑफ द बिजनेस के कितने कैश आते हैं और कैश जा रहे हैं उसको जानने के लिए बनाया जा रहा है। सो कैश रियल अकाउंट है और इसके लिए हम लोग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं, दैट्स व्हाई इट्स अ रियल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है या नन ऑफ दीज? सो इसका आंसर क्या होगा? तो पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को समझते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वो अकाउंट है जिसे हम अपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सरप्लस और डेफिसिट को जानने के लिए बनाते हैं। अब सरप्लस और डेफिसिट क्या है? तो सरप्लस और डेफिसिट का मतलब हो गया कि जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो चाहे तो प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। अगर हमारे एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हो गए, इनकम कम है तो ये डेफिसिट है। अगर इनकम ज़्यादा हो गया, एक्सपेंडिचर कम है तो ये हमारे लिए सरप्लस है। तो ये हमारा सरप्लस और डेफिसिट को जानने के लिए हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। अब सवाल उठता है कि ये कौन सा अकाउंट है? आपने देखा होगा कि जब भी आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते होंगे तो आप दो साइड बनाते होंगे, एक्सपेंडिचर को आप डेबिट में लिखते होंगे और इनकम को क्रेडिट में। इसका मतलब ऐसा हम लोग कब करते हैं? ऐसा हम लोग नॉमिनल अकाउंट के केस में करते हैं, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस इज इन द डेबिट साइड एंड ऑल इनकम्स एंड गेन इज इन द क्रेडिट साइड। इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाइफ मेंबरशिप फी फॉर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। लाइफ मेंबरशिप फी क्या है?
अब देखो, लाइफ मेंबरशिप फी क्या है? ये नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के लिए कैपिटल रिसीट्स है, रेवेन्यू रिसीट्स है, या दोनों है, या नॉन ऑफ दीज? इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग लाइफ मेंबरशिप फी की बात कर ले। लाइफ मेंबरशिप फी क्या है? तो लाइफ मेंबरशिप फी का मतलब होता है, इसको हम कैसे समझेंगे? तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है वो होता है सब्सक्रिप्शन। इस सब्सक्रिप्शन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है पीरियोडिकली सब्सक्रिप्शन और दूसरा होता है लाइफ मेंबर शिप फी या फिर सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे, पीरियोडिकल सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है वे सारे सब्सक्रिप्शन जो मंथली, क्वार्टरली, एनुअली इस तरीके से पे किए जाते हैं। और लाइफ मेंबरशिप फ़ी होता है जो कि एक ही बार पे कर दिया जाता है और एक ही बार पे करके पूरे लाइफ टाइम के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन जाया जाता है। तो ज़रा सोचें कि जब हम लोग क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कह रहा है? क्वेश्चंस कह रहा है कि ये लाइफ मेंबरशिप फ़ी क्या है, कैपिटल रिसीट्स है या रेवेन्यू रिसीट्स है? अगर आप इसे ध्यान से समझें तो लाइफ मेंबरशिप फ़ी का मतलब हो रहा है जो हमें बार बार रिसीव नहीं होते हैं, जो हमें बार बार रिसीव नहीं होते। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कैपिटल रिसीट्स का मतलब होता है वैसे रिसीट्स जो हमें बार बार रिसीव नहीं होते हैं, बल्कि ये जो भी रिसीट्स होते हैं ये हमें रेकरिंग नेचर के नहीं होते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स क्या होते हैं? जो कि बार बार रिसीव होते हैं, ये हमारा रेवेन्यू नेचर का होता है। जैसे किसी भी तरह के अगर हम बात करें सैलरी, रेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारे मिलने वाले या फिर पे करने वाले ये रिसीट्स और पेमेंट जो होते हैं रेवेन्यू नेचर के होते हैं क्योंकि ये बार बार होते हैं। सो कैपिटल रिसीट्स वो रिसीट्स होते हैं जो हमें बार बार मिलने वाला नहीं होता है, जो हमें बहुत मतलब अगर एक बार रिसीव हो चुका है तो वो कई दिनों तक फिर नहीं आते हैं। उसी तरीके से लाइफ मेंबरशिप फ़ी भी वही है, यानी ये भी हमें वन टाइम जब मिल जाएगा तो वो व्यक्ति लाइफ टाइम के लिए ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन जाएगा। सो लाइफ मेंबरशिप फ़ी क्या हो जाएगा? लाइफ मेंबरशिप कैपिटल रिसीट्स हो जाएगा, यानी पहला 4th नंबर का जो आंसर है वो कैपिटल रिसीट्स है। आगे बात करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इंक्लूड्स। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम क्या इंक्लूड करते हैं? रेवेन्यू आइटम्स को, कैपिटल आइटम्स को, या दोनों को, या नॉन ऑफ दीज? तो सबसे पहले तो इसका आंसर है रेवेन्यू आइटम्स। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का रेवेन्यू आइटम्स कैसे, इसको हम लोग समझें। देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग बनाते हैं अपने बिजनेस के सरप्लस और डेफिसिट को जानने के लिए। जैसे एक प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए, वैसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अपने बिजनेस में सरप्लस और डेफिसिट को जानने के लिए बनाता है। अब सरप्लस और डेफिसिट जब जानना चाहता है कोई ऑर्गेनाइजेशन तो वो तो पूरे साल का जानना चाहेगा, ना कि अब तक कितना हुआ है वो नहीं, बल्कि एक अकाउंटिंग ईयर का जानना चाहता है ये कितने सरप्लस है और डेफिसिट है। अब जब एक अकाउंटिंग ईयर से हमें पता चलेगा कि हमारे बिजनेस का इस साल का कितना सरप्लस रहा और कितना डेफिसिट रहा, तो इसके लिए हमें तो उसी साल के दिखाने पड़ेंगे आइटम्स को। इसका मतलब क्या हुआ कि वैसे आइटम्स को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे जो कि हमारे करेंट ईयर को अफेक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि पूरे साल को अफेक्ट कर रहा है। तो इसीलिए हमें सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स को ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि रेवेन्यू आइटम्स जो होते हैं वो हमारे बार बार होने वाले इनकम्स होते हैं और उससे हमारे बिजनेस के सरप्लस और डेफिसिट का पता चलता है। इसीलिए जो हमारा अगला आंसर है वो है हमारा रेवेन्यू आइटम्स, यानी 5th का सबसे पहला आंसर होगा वो होगा फर्स्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 6 में क्वेश्चंस है द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज टर्म्ड एज, यानी एसेट्स
और लाइबिलिटी की बात हो रही है। द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी से एसेट्स जो एक्सेस अमाउंट होगा, यानी एक्सेस अमाउंट ऑफ एसेट्स ओवर द लाइबिलिटी, वो क्या होगा? क्या वो कैपिटल फंड है, वो कैपिटल है, वो प्रॉफिट है, या फिर नॉन ऑफ दीज? तो देखो, अगर एसेट्स ज़्यादा होता है लाइबिलिटी से, तो ऐसे में हम नॉर्मली उसको कैपिटल कहते हैं। लेकिन जब हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो लाइबिलिटी से एसेट जितना ज़्यादा होगा वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल फंड कहलाएगा। तो यानी 6 का जो पहला आंसर है वो है कैपिटल फंड। फॉर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न ऑनोरियम इज, ऑनोरियम क्या है? इनकम है, एसेट्स है, एक्सपेंस है, या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे पहले हम ऑनोरियम का मतलब समझते हैं। देखिए, ऑनोरियम का मतलब होता है एक अमाउंट है जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई खास व्यक्ति आते हैं सम्मिलित होने, तो उनको एक सम्मान रूप में राशि दी जाती है, जिसको हम ऑनरियम कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो इनकम हो नहीं सकता है, एसेट्स भी नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे व्यक्ति को दे रहा है, बाहरी व्यक्ति को सम्मान रूप में दे रहा है, इसका मतलब कि वो उसके लिए खर्च है। तो आंसर होगा सी, एक्सपेंस। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्या कहता है? एंट्रेंस फी अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इज टर्म्ड एज। एंट्रेंस फ़ी क्या है? जब तक स्पष्ट ना किया हुआ हो तो एंट्रेंस फ़ी को हम क्या मानेंगे? हम इसे कैपिटल रिसीट्स मानेंगे, रेवेन्यू रिसीट्स मानेंगे, या लाइबिलिटी, या फिर एसेट्स मानेंगे? इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये एंट्रेंस फ़ी है क्या। देखिए, एंट्रेंस फ़ी क्या होता है? हम लोग एडमिशन फ़ीस तो जानते हैं, एडमिशन फ़ीस के बारे में। सो एडमिशन फ़ी वो फ़ी होता है जो हम लोग कहीं भी एडमिशन लेते समय पे करते हैं, और वो हम लोग बार बार पे नहीं करते। उसी तरह से एंट्री फ़ी होता है। सो एंट्रेंस फ़ी आपके एडमिशन और एंट्री फ़ी की ही तरह होता है। एंट्रेंस फ़ी जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में कोई मेंबर बनना चाहता है, तो वो जो भी सब्सक्रिप्शन होगा वो तो देगा, लेकिन साथ ही फर्स्ट टाइम वो एंट्रेंस फ़ी यानी कि एंट्री फ़ी भी पे करेगा। अब जब एंट्री फ़ी पे करेगा तो उसे अब एंट्री फ़ी बार बार देने होंगे या फिर एक ही बार? तो हम लोग को पता है कि एडमिशन फ़ी, एंट्री फ़ी, एंट्रेंस फ़ी बार बार नहीं लगते हैं, ये एक ही बार होता है। तो अब इसके हिसाब से तो कोई लग रहा होगा कि आंसर कैपिटल रिसीट्स होना चाहिए। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इसका मतलब इसका आंसर रेवेन्यू रिसीट्स होगा, तो आपको कैसा लगेगा? तो आप रीज़न जानना चाहोगे, मैं बताता हूँ। देखो, कैपिटल रिसीट्स वो रिसीट्स होते हैं जो बार बार नहीं होते हैं, और रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स होते हैं जो बार बार होते हैं। एंट्रेंस फी भले ही बार बार पे नहीं किया जाता है, एक ही बार पे किया जाता है, लेकिन ज़रा सोचिए ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके मेंबर्स हमेशा कोई ना कोई बनते रहते हैं, हमेशा कोई ना कोई नया मेंबर्स आता रहता है, जाता रहता है। तो अगर नए मेंबर्स हमेशा कोई ना कोई आ रहे हैं, तो वो एंट्रेंस फी पे कर ही रहे हैं। इसका मतलब कभी किसी मेंबर से, कभी किसी मेंबर से, नए मेंबर से एंट्री फी, एंट्रेंस फी उसे मिल रहा है। तो इसीलिए कि जब भी अगर कोई स्पष्ट इंफॉर्मेशन ना हो तो उसमें हम रेवेन्यू रिसीट्स माना जाता है एंट्रेंस फी को। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी गई है अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, इसका मतलब क्या हुआ कि क्या इसे कैपिटल रिसीट भी मानते हैं? हाँ, बिल्कुल, कैपिटल रिसीट्स भी माना जाता है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है देन रेवेन्यू रिसीट्स मान लिया जाता है। लेकिन अगर कैपिटल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि कैपिटल रिसीट्स भी मानना है आपको, तो उस कंडीशन में आप कैपिटल रिसीट्स मानोगे, क्योंकि कई बार क्या होता है उसे एक बार होने वाला इनकम मान लिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, और कभी कभी क्या होता है कि कुछ परसेंटेज तक कैपिटल रिसीट्स और कुछ परसेंटेज तक रेवेन्यू रिसीट्स भी मान दिया जाता है। लेकिन अगर पूरी तरह से इंफॉर्मेशन ना हो, कुछ भी स्पष्ट ना हो, उस कंडीशन में आप रेवेन्यू रिसीट्स ही मानेंगे।
आगे बढ़ेंगे हम लोग और 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लेगेसी शुड बी ट्रीटेड एज। लेगेसी क्या है? तो लेगेसी पहले होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी अपने मरने के बाद ऐसे ही छोड़ जाता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर देता है। तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को वो प्रॉपर्टी मिलती है उसको हम लेगेसीज कहते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है कि लेगेसी को हम क्या ट्रीट करें, इसको लाइबिलिटी माने, रेवेन्यू रिसीट्स माने, कैपिटल रिसीट्स माने या फिर नॉन ऑफ दिस माने। रेवेन्यू, देखिए लेगेसीज रेवेन्यू रिसीट्स नहीं हो सकता है क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं होते हैं, ऐसा चीज़ बार बार नहीं होता है कि कोई भी व्यक्ति आपको छोड़ जाए। ये बहुत ही रेयर होता है कि कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी किसी को ना देकर किसी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर दिया। लेगेसीज जो हो जाएगा वो आपके लिए रेवेन्यू रिसीट्स तो होगा नहीं। अब जाहिर सी बात है ये आपको ऐसे नहीं मिल रहा है, मतलब ये संयोग से मिल सकता है, इसीलिए इसको हम क्या मानेंगे, कैपिटल रिसीट्स, क्योंकि आपको ये बार बार नहीं मिल रहे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रॉपर्टी रिसीव्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द विल ऑफ द डिसीज्ड पर्सन इज कॉल्ड। मतलब कि व्यक्ति के मृत्यु होने के बाद व्यक्ति की इच्छा से मिली हुई प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे। अभी जस्ट हम लोग लेगेसीज की बात किए है ना, कि लेगेसीज क्या है। तो वैसे किसी व्यक्ति मृत्यु के बाद अपनी प्रॉपर्टी छोड़ जाता है, किसी डोनेट कर देता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो हम उसे लेगेसीज कहते हैं। प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय एज ए रिजल्ट ऑफ द विल ऑफ द डिसीज्ड पर्सन इज कॉल्ड। तो यहाँ सिंपल सी बात है कि इसे हम क्या कहेंगे। तो अभी हमने समझा है कि वैसे प्रॉपर्टी जो कि एक मृत्यु होने के बाद किसी व्यक्ति के द्वारा दान में दे दी जाती है तो उसे हम लेगेसीज कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा, लेगेसीज। ऑनोरियम के बारे में हम लोग जानते हैं क्या होता है, किसी खास व्यक्ति को सम्मान स्वरूप में कोई राशि दी जाती है तो, सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप बनना होता है तो, और डोनेशन नॉर्मल कोई भी व्यक्ति डोनेट करता है तो। इसका मतलब कि इसका सही आंसर क्या है, लेगेसीज। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव बाय ए क्लब इज शोन। लाइफ मेंबरशिप के फ़ी के बारे में अभी हमने बात की कि वैसे सब्सक्रिप्शन जो कि वन टाइम पे कर दिए जाते हैं, लमसम पे किया जाता है, यानी कि ना वो क्वार्टरली ना मंथली या फिर एनुअली ना करके एक ही बार पे कर दिया जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहाँ लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, या बैलेंस शीट में, या नॉन ऑफ दीज में। देखिए, सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में जानते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर में सिर्फ रेवेन्यू नेचर के ही इनकम को लिखा जाता है, एक्सपेंस को लिखा जाता है, ये हमने ऊपर डिस्कस कर रखा है। इसका मतलब कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो ये जाने से रहा। दूसरा है इसका बैलेंस शीट, और थर्ड है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में तो हम लोग सारी इनकम को लिखते हैं, डजंट मैटर कि वो कैपिटल नेचर का हो, रेवेन्यू नेचर का हो, या नेक्स्ट ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो, कैसे भी रिसीट्स हो उसे हम लिख देंगे। तो यानी कि ये तो एप्लीकेबल होना नहीं चाहिए, तो इसे हम लिखेंगे का, इसे शो करेंगे हम लोग बैलेंस शीट में। क्यों? क्योंकि जितने भी रेवेन्यू नेचर के रिसीट्स होंगे उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और जितने भी आपके कैपिटल नेचर के होंगे उसे हम दिखाएंगे बैलेंस शीट में। तो हमारा 11 नंबर का आंसर जो होगा वो बैलेंस शीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। ऑल रिसीट्स ऑफ द कैपिटल नेचर आर शोन। सिंपल है, जितने भी वो ऑल रिसीट्स ऑफ कैपिटल नेचर की जितनी भी रिसीट्स है उसे कहाँ शो करना है हमें। फिर से आंसर वही है इसका, बैलेंस शीट। ठीक है, यहाँ पे एक आपके कैपिटल नेचर की रिसीट्स को मेंशन किया गया है नाम, यहाँ पे सीधे सीधे कहा जा रहा है कि जितने भी कैपिटल रिसीट्स होंगे उसे हम कहाँ शो करेंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो करेंगे नहीं, रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू अकाउंट में तो सब कुछ होता है, तो बच गया क्या, बैलेंस शीट में। ट्रेडिंग अकाउंट तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि ये प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन में बनता है, प्रॉफिट वाले बिजनेस में बनता है, नॉन प्रॉफिट में नहीं। पेमेंट ऑफ ऑनरियम टू सेक्रेटरी इज ट्रीटेड एज। अभी हमने बात किया कि ऑनरियम क्या होता है, तो ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैश एक्सपेंसेस है, या नॉन ऑफ दीज। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों?
क्योंकि ये बराबर ऐसे ही मौके आते रहते हैं और ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है कि इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर माने, इसीलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। नेक्स्ट है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज नोन एज, यानी कि जो हमारे इनकम अगर ज़्यादा हो जाते हैं एक्सपेंसेस से तो उसे हम क्या माने, सरप्लस, डेफिसिट, प्रॉफिट, नन ऑफ दिस। प्रॉफिट होने से रहा क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि ये सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम लाते हैं प्रॉफिट की ऑर्गेनाइजेशन में तब ये होता है। सरप्लस और डेफिसिट के बारे में हमने जाना था। सरप्लस इज द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, यानी कि सरप्लस एक प्रॉफिट की तरह होता है, डेफिसिट एक लॉस की तरह होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इनकम अगर ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से तो क्या होगा, राइट सी बात है, सरप्लस हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा, सरप्लस। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चंस। डोनेशन रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, यानी एक खास पर्पस से रिसीव किया हुआ डोनेशन क्या होगा। डोनेशन के बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, डोनेशन वो अमाउंट होता है जो कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मेंबर हो या फिर मेंबर ना हो, कोई बाहरी व्यक्ति हो, के द्वारा पे किया जा सकता है, डोनेट किया जा सकता है, वो अमाउंट होता है। और ये डोनेशन हम लोग दो पर्पज से होते हैं, एक जनरल डोनेशन और दूसरा स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेशल या और स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब होता है वो डोनेशन जिसका इस्तेमाल सिर्फ खास काम के लिए किया जाए, जिस काम के लिए लिया जा रहा है उसी काम में करना है। फॉर एग्जांपल कि अगर बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन लिया गया है तो बिल्डिंग बनाने में ही इस्तेमाल करनी है। अगर आपको ग्राउंड बनाने के लिए लिया गया है तो ग्राउंड बनाने के लिए ही इस्तेमाल करनी है। इसको हम कहते हैं स्पेशल डोनेशन, स्पेशल पर्पस से लिया गया डोनेशन। और जनरल डोनेशन का मतलब होता है जिसका इस्तेमाल आप किसी भी काम में कर सकते हो। आपको डोनेशन मिल गया, आप कुछ भी कर लो, कुछ भी करो, बच्चों के लिए खिलौने लाओ, बच्चों के लिए किताबें लाओ, कुछ भी करो, तो उसको हम लोग जनरल डोनेशन कहते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई डोनेशन रिसीव किया गया है तो उसे हम क्या माने, उसे हम एसेट्स माने, रेवेन्यू रिसीट्स माने, कैपिटल रिसीट्स माने या फिर कुछ भी मान लें। तो आंसर होगा हमारा कि एसेट्स तो हो नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि हमारे अपने पास हमें रखना नहीं है, उसका इस्तेमाल करना है। रेवेन्यू रिसीट्स नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि जनरल पर्पस से दिया गया है तो वो रेवेन्यू रिसीट्स हो जाएगा। लेकिन जब भी स्पेशल पर्पस के लिए किया गया है तो इसका मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं उसे स्पेशल काम में हमें इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल कि हमें प्लेग्राउंड बनाना है, फॉर एग्जांपल कि हमें बिल्डिंग्स बनानी है और बिल्डिंग के लिए लिया गया है डोनेशंस, तो ये हमारा कैपिटल रिसीट्स हो जाता है। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या है, क्या ये इनकम है या एसेट्स है, लायबिलिटी या एक्सपेंसेस, क्या है ये। तो सबसे पहले देखिए, समझते हैं हम लोग। सब्सक्रिप्शन हमारा इनकम है और आउटस्टैंडिंग वर्ड जुड़ा हुआ है, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम हो गया। आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब क्या हो गया, जो हमने अर्न कर लिया है बट हमें रिसीव नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने अर्न कर लिया रिसीव नहीं हुआ। इसका मतलब कि उस इनकम को रिसीव करने का टाइम आ चुका है, हमारे करेंट ईयर से रिलेटेड है बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, उसको हम आउटस्टैंडिंग इनकम कहते हैं। तो यहाँ पे इनकम की जगह पर सब्सक्रिप्शन है। कौन सा इनकम है, सब्सक्रिप्शन है, यानी वैसे सब्सक्रिप्शन जिसका रिसीवेबल टाइम आ चुका है बट रिसीव नहीं हुआ है। तो तब जब तक हमें रिसीव ना हो जाए ये हमारे लिए एसेट्स है। तो 16 का आंसर होगा बी, ये हमारे लिए एसेट्स है। क्यों भाई, क्योंकि हमें रिसीव नहीं हुआ है इसलिए अभी इनकम नहीं है। लायबिलिटी ये हो नहीं सकता है क्योंकि हमें पे करना नहीं है। एक्सपेंस होगा नहीं क्योंकि हमें नहीं देना है, हमें लेना है। इनकम इसलिए नहीं है क्योंकि हमें अभी रिसीव नहीं हुआ है। एसेट इसलिए है क्योंकि रिसीवेबल है, अर्न हो चुका है लेकिन रिसीव नहीं हुआ, तो ये एसेट्स हो जाएगा। स्पेसिफिक डोनेशंस, अभी हमने बात की स्पेसिफिक डोनेशन के बारे में, तो आपको पता चल चुका होगा कि स्पेसिफिक डोनेशन क्या है ये कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स है या एसेट्स या फिर लायबिलिटीज़, आखिर है क्या। तो स्पेसिफिक डोनेशन के बारे में बताया कि वैसा डोनेशन जिसका इस्तेमाल सिर्फ उसी काम के लिए किया जाता है जिस काम के लिए वो लिया गया है। तो ये क्या है स्पेसिफिक डोनेशन, हमारा कैपिटल रिसीट्स, जैसा कि मैंने बताया था स्पेशल काम के लिए लिया गया है
तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई स्पेसिफिक वर्क है जिसके लिए लिया गया है उसी में इस्तेमाल करना है, तो ये कैपिटल रिसीट्स हो जाएगा। एसेट्स हमारा नहीं होगा क्योंकि हमें रखना नहीं है। लाइबिलिटीज़ भी नहीं होगा क्योंकि हमें उसका इस्तेमाल करना है। ये हमारा हो जाएगा रेवेन्यू रिसीट नहीं, ये आंसर है कैपिटल रिसीट्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इनमें से किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? बहुत इजी आंसर है, आप बता सकते हो, क्योंकि बिजनेस एंटिटी के द्वारा तो किया नहीं जाएगा, इंडस्ट्री के द्वारा भी नहीं किया जाएगा, इंडस्ट्रियल एंटिटी के द्वारा भी नहीं किया जाएगा। ये किया जाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, क्योंकि हम उसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स, उसी क्वेश्चंस को यहाँ पे घुमा कर दिया है कि ये क्या, इसमें से कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करता है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं करता है क्योंकि कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं करेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वैसे बिजनेस के लिए होता है जो प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। ट्रेडिंग भी वैसे बिजनेस के लिए होता है जो प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। सो आंसर विल बी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? इसमें से कौन सा प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है भाई? कॉलेज हो सकता है आपका, अगर मान लीजिए कोई चैरिटेबल कॉलेज है तो वो हो सकता है। हॉस्पिटल्स भी हो सकता है, लाइब्रेरी भी हो सकता है चैरिटेबल, लेकिन पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती है। लेकिन हमारा आंसर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है उसमें से कौन सा नहीं है। इसका मतलब कि ये है तो ये आंसर नहीं होगा, ये भी है तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी हो सकता है तो ये भी आंसर नहीं है। मतलब कौन सा नहीं हो सकता है इसमें से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? सो पब्लिक कंपनी नहीं हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे आंसर जो होगा वो पब्लिक कंपनी होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है यूजुअली रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इंडिकेट्स। क्या इंडिकेट करता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट? तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट हमारा क्या इंडिकेट करता है? जब हम लोग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के पहले बारे में बता दूं मैं। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो अकाउंट होता है जिसमें हम इस चीज़ को हम लोग प्रिपेयर करते हैं सिर्फ ये जानने के लिए कि हमारे बिजनेस से कितने पैसे आए हैं और कितने पैसे जाएंगे। यानी कि हमने रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या बनाया है, क्यों बना रहे हैं कि हमारे बिजनेस में कितने हमारे कैश रिसीव हो रहे हैं और कितने कैश पेमेंट हो रहे हैं। सिर्फ ये जानने के लिए हम लोग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। मतलब किसी भी कारण से कैश अगर आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं, तो जब भी हम इसका अकाउंट बनाएंगे तो ज़्यादातर हम देखेंगे कि इसके डेबिट बैलेंस आ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेबिट बैलेंस, क्योंकि सरप्लस तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से पता चलेगा, कैपिटल फंड हमारा बैलेंस शीट से पता चलेगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और क्रेडिट बैलेंस भी नहीं होगा। इसका मतलब जो सही आंसर होगा वो डेबिट बैलेंस होगा। जनरली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इंडिकेट्स। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में हमने चर्चा कर ली है। क्या पता चलता है? तो सरप्लस और डेफिसिट पता चलता है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत मुझे नहीं है। डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस विल बी शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमें पता चल चुका है कि ये कैपिटल रिसीट्स है। एसेट साइड हम लोग नहीं दिखाते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद नॉन ऑफ दिस नहीं, बल्कि इसका आंसर होगा लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। इन ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, इट्स डेफिसिट। प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि प्रॉफिट से की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। लॉस भी नहीं होगा। सरप्लस तब होता है जब इनकम ज़्यादा हो जाए एक्सपेंडिचर के ऊपर, लेकिन यहाँ एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब कि ये आंसर होगा हमारा डेफिसिट। उसी क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज नोन एज। अगर हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए इनकम के ऊपर, रिपीट क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा? तो ये हमारा डेफिसिट है। अगर एक्सेस हो जाएगा एक्सपेंडिचर का इनकम के ऊपर तो डेफिसिट है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, अगर हमने उस न्यूज़पेपर को बेचा और बेचकर जो पैसे आते हैं, इट्स अ रेवेन्यू रिसीट्स। ये हमारा रेवेन्यू रिसीट्स हो जाएगा। अभी उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिलेटेड टू प्राइस फंड इज शोन ऑन द। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिलेटेड टू
प्राइज फंड इज सोनल। प्राइज फंड यानी कि ये स्पेशल फंड हो गया। तो इसे हम कहाँ दिखाएंगे? तो जब भी कोई फंड होता है तो उसे हम हमेशा लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का हमें सिर्फ रेवेन्यू नेचर का, एसेट साइड में हम लोग दिखाते नहीं है फंड को, कैश अकाउंट होगा नहीं। तो ये हमारा जो आज का 27 क्वेश्चन हमने किया है। दूसरे पार्ट में हम लोग इससे आगे क्वेश्चन करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ज़रूर से इसे पढ़ लीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, आपको जल्द ही मिल जाएगा और उसके बाद सारे हम लोग बचे हुए क्वेश्चंस को कवर करेंगे।